हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ ये हमारे प्रॉफिट्स जो कंपनी के होते हैं उनसे संबंधित रेशियोज़ हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना है, और ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं कि जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो प्रॉफिट्स के बारे में सही जानकारी इन रेशियोज़ के माध्यम से उनको मिलती है। पहले हम थोड़ी सी ये थ्योरी देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है या मेन उद्देश्य हमारा होता है प्रॉफिट को सब मैक्सिमाइज़ करने का। अब कंपनी को चालू करने के लिए, चालू हालत में रहने के लिए या आगे ग्रोथ करने के लिए उसको डिपेंड होना पड़ता है प्रॉफिट पर, क्योंकि अगर प्रॉफिट होंगे तभी वो आगे ग्रो कर पाएंगे। सो द एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट इज़ कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है उनकी कंपनी की पॉलिसीज़ पर, उनके निर्णय जो लिए जाते हैं उनके डिसीजंस पर। अगर अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड एडिक्वेट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द कंसर्न। क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में निवेश कर रखा है, उनको ज़्यादा रिटर्न तभी मिलेगा, ज़्यादा डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। So the efficiency and the success of a concern can be measured with the help of profitability ratios। अगर प्रॉफिट अच्छे होंगे तभी हम ये मानेंगे कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो कुछ रेशियोज़ हैं यहाँ पर जो डिपेंड करेंगे ऑन एसेट्स एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड और सेल्स पर। हमने अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करा है। पहला है रेशियोज़ बेस्ड ऑन सेल्स, दूसरा है रेशियो शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑन शेयर्स, और तीसरा है रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल। तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। इसमें पहला रेशियो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं परसेंटेज में, क्योंकि आंसर आता है। ये एक रिलेशन बताता है ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में, जिसको हम ग्रॉस मार्जिन भी कहा करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। इसी तरह से नेट सेल्स निकालने के लिए हमें जो टोटल सेल्स होती है उसमें से अगर कुछ सेल्स वापस कर दी गई है ग्राहकों ने, जिसे हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, तो जो सेल्स रिटर्न को हमें माइनस करना है टोटल सेल्स में से, क्योंकि सेल्स हमने करी और कुछ वापस आ गया सामान तो वो माइनस कर दी जाएगा। देन वी गेट नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ये बताता है हमें कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की कितनी है। दिस रेशियो शुड बी एडिक्वेट टू मीट आउट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एटसेट्रा। यानी कि जब पहले हम सेल्स में से कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट इतना होना चाहिए जिससे कि हम आगे ड्यूरिंग द ईयर जो इंटरेस्ट हमें चुकाना है, अपने जो उधार ले रखा है वो हम चुका सकें। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, इन सब का जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी हम उसमें से घटा सकें। और अब कुछ रिजर्व्स में भी हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, इतना ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है रेशियो का, बट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मस्ट बी एडिक्वेट। इतना सफिशेंट हो कि हम सब खर्चे अपने उसमें से निकाल सकें। दूसरा रेशियो हमारा आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखा जाता है यहाँ पे। इसको हम कंपेयर करते हैं नेट सेल्स। अब नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम नेट सेल्स को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको डिवाइड करते हैं हम नेट सेल से इनटू 100 कर देते हैं। वी गेट द आंसर इन परसेंटेज। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही है। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट और दोज कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो बिजनेस के ऑपरेशंस में हमारे खर्चे होते हैं, जैसे सैलरीज़ है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट हमें देना होता है, बैड डेब्ट्स भी है, पैसा भी डूब जाता है हमारा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो हमें क्या बता रहा है कि टोटल सेल्स में से हमने जो टोटल सेल करी है उसमें कितना हिस्सा खर्चे में निकल रहा है,
यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब खर्चों में कितना हमारा निकल रहा है। तो जो रेशियो अगर ये कम आता है तो उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि खर्चे जितने कम होंगे उतनी ही अच्छी बात है। सेल्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी बात है। तो सेल्स ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे, तो ये रेशियो कम आएगा और तब कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तीसरा रेशियो हमारा एक्सपेंसेस रेशियो आता है। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल से संबंधित एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह हमें देना पड़ता है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन सब का हम सेल से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो सब के अलग अलग रेशियो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। हम नॉर्मल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, उससे जो हमें प्रॉफिट होता है वो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर मानते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर इंटर रिलेटेड। जो हमने पहले ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ा जो खर्चों से संबंधित था, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेते थे, वो और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। दोनों की परसेंटेज 100 होनी चाहिए। अगर ऑपरेटिंग रेशियो जो हमने पीछे पढ़ा था वो अगर 15% है या 85% है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 15% आ जाएगा। यानी कि जो ऑपरेटिंग रेशियो जो हमने पीछे पढ़ा वो अगर 60% है, तो यानी कि प्रॉफिट जब खर्चे 60% हो गए तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 40% बचेगा। तो ये दोनों रेशियो आपस में इंटर रिलेटेड माने जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। हायर जितना ज़्यादा ये प्रॉफिट होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जब निकालेंगे तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम नहीं मानते। जो नॉन ऑपरेटिंग हैं, जो एक्चुअल बिजनेस में लगे हुए नहीं होते, जो बिजनेस से संबंधित बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के द्वारा जो खर्चे नहीं हो रहे हैं या इनकम नहीं हो रही है, वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट्स हमने करा, वहाँ से हमें इनकम हो गई। कुछ हमने कहीं निवेश कर रखा है, हमें डिविडेंड मिल गया, या कुछ एसेट्स हमने बेचे और हमें उस पर प्रॉफिट हो गया, तो ये इनकम तो हुई, लेकिन ये बिज़नेस की एक्टिविटीज़ से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमने कोई एसेट्स बेचा, हमें नुकसान हो गया, आग लग गई कंपनी में तो हमें नुकसान हो गया, या हमने कहीं डोनेशन दे दिया, या हम अपने डिबेंचर्स को या लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है हमने, उस पर हम ब्याज दे रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ से संबंधित नहीं है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो आता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था वो मेन कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से संबंधित था। अब ये है नेट प्रॉफिट, इसमें हम बाकी सब खर्चे माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये फाइनल प्रॉफिट आता है हमारा। दिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसर्न एंड नेट सेल्स। इसको हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। नेट प्रॉफिट इज़ अ सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो सेल्स हो रही है या जो भी इनकम हो रही है, उसमें से हम खर्चे सब माइनस कर देते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। Here this fact is more important that net profit includes operating profit as well as non-operating profit। यहाँ पे operating profit है, non-operating expenses हैं या income है, सब expenses income को count करा जाता है। The motive of calculation of net profit ratio is to check the total efficiency and performance of the business concerned। High ratio आएगा तो अच्छा माना जाता है, better efficiency मानी जाएगी, better performance माना जाएगा। Low ratio आता है तो less profitability मानी जाती है, पुअर परफॉर्मेंस बिजनेस का माना जाएगा। कुछ रेशियोज हमारे कैपिटल पे डिपेंड होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह के रेशियोज हमें दे रखे हैं, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला है हमारा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो टर्म ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है यूजुअली कंप्राइजेज टोटल एसेट्स, यानी कि जो फॉर्मूला है हमारा रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं और करंट एसेट्स भी आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ये सब हमारे लॉन्ग
तो हम कह लीजिए फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं हमें, और दूसरे करंट एसेट्स होते हैं जिसमें कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, हमारा इन्वेंट्रीज़ है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये सब आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम है, इन्वेंट्रीज़ हैं, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल एसेट्स आते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स को। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स और इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आती हैं। जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम वो ले रहे हैं जो बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, जो बिजनेस में एसेट्स लगे हुए हैं। अगर हमने कहीं बाहर निवेश कर रखा है, बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो यहाँ पर हम नहीं लेते हैं। दूसरा होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है कि सब चीज़ें वही हैं, लेकिन जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, क्योंकि अभी पीछे वाले पार्ट में हमने क्या देखा, वहाँ पर हमने फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ते हैं, लेकिन इस रेशियो में फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स को तो जोड़ते ही हैं, माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी, जो चालू दायित्व है हमारे, जो विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर हम चुका देंगे लाइबिलिटीज़ को, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। या दूसरा मेथड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी, रिजर्व सरप्लसेस हैं, प्रॉफिट है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स है, माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स हम यहाँ से हटा देते हैं। और तीसरा होता है इसमें रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी वही फॉर्मूला है लगभग। यहाँ पे ये शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर रहा है। प्रोप्राइटर मतलब जो मालिक है, उसको कितना हिस्सा मिलेगा जब सारे खर्चे निमट जाएंगे, सारे खर्चे चुका दिए जाएंगे, चाहे वो ब्याज के हैं, चाहे इनकम टैक्स वगैरह सब देना है, वो सब देने के बाद जब नेट प्रॉफिट बचेगा, मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स फंड से, मल्टीप्लाइड बाई 100, वी गेट आंसर इन परसेंटेज। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, और जो लॉसेस हैं वो इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें इंटरेस्ट और टैक्स के बारे में नहीं दी गई है, तो जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसको ही हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेकर सवाल को हल करेंगे। इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स इज गिवन, देन इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो इंटरेस्ट है या टैक्स की परसेंटेज है वो सब हम माइनस करेंगे, देन वी गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसको हम यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने में। इफ़ नथिंग गिवन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, देन कंसेप्ट ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालना है, नहीं क्लियर है, तो हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कंसेप्ट को यूज़ करना चाहिए। ऐसी एक फॉर्मूला आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी कैपिटल लगी हुई है, उस पर हमें कितना फ़ायदा हो रहा है वो हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल के फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड सब कुछ देने के बाद जब प्रॉफिट बचता है, वो बचता है प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी वालों के लिए, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसे हम डिवाइड कर देते हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से, देन वी विल गेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। कुछ रेशियोज हमारे होते हैं जो शेयर्स पर डिपेंड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ये कंसर्न है इक्विटी शेयर से, कि जितने इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं उसके हर शेयर पर, प्रति शेयर पर कंपनी को कितने शेयर की, कितने रुपए की अर्निंग होती है। इसका फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितने भी शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दी जाएगा। अर्निंग्स कितनी होंगी, जितना भी प्रॉफिट हुआ हमें सारे खर्चे निकालने के बाद, ब्याज देने के बाद, टैक्स देने के बाद, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं उनको पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हैं, उन्हें देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जब हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको और आसानी से समझ सकेंगे। तो ये रेशियो हमें बताता है, and it is helpful in the determination of market price of equity shares of a business concern. The higher the earning per share, the more is the scope for a higher rate of dividend and also of the retained earnings to build up the inner strength of the company. अगर ये अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगा तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है, या कंपनी उस प्रॉफिट को, अर्निंग्स को रोक सकती है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अर्निंग पर शेयर जितना अच्छा होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है, कंपनी की शेयर्स की मार्केट प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा होता है हमारा अर्निंग यील्ड रेशियो।
यहाँ पर जो अर्निंग यील्ड रेशियो का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम निवेश करते हैं शेयर्स में, जो शेयर होल्डर्स, एक नॉर्मल शेयर होल्डर होता है, वो जब शेयर खरीदता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदता है, यानी कि जो मार्केट में उस समय शेयर का प्राइस चल रहा होता है उसके हिसाब से वो खरीदता है। मान लीजिए आज 100 रुपये का शेयर मार्केट में है, 100 रुपये का रेट चल रहा है आज, तो 100 रुपये में वो खरीदेगा। अब 100 रुपये में उसने खरीद लिया जो मार्केट प्राइस चल रहा है, और कंपनी को अर्निंग पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में उसकी अर्निंग हुई है 10 रुपये पर शेयर। तो यानी कि उसने 100 रुपये लगाए और उसे 10 रुपये की अर्निंग है कंपनी के थ्रू। तो अर्निंग पर शेयर का हम रेशियो देखते हैं, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो अगर 100 रुपये का शेयर मार्केट का रेट है और 10 रुपये की अर्निंग है तो 10% अर्निंग यील्ड रेशियो माना जाता है। तो जब शेयर्स हम मार्केट में खरीदते हैं, मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, तब ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तीसरा यहाँ पे मेथड आता है डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला। डिविडेंड पर शेयर मींस डिविडेंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कि जितने भी शेयर, जो अर्निंग्स हुई थी, पहले हमने पढ़ा था भी अर्निंग पर शेयर, तो उस अर्निंग में से कितना डिविडेंड बट रहा है, तो वो डिविडेंड जो है उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो वी गेट डिविडेंड पर शेयर। हायर अगर ज़्यादा डिविडेंड अच्छा आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है कि उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है। दिस रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर पेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है हमारा पे आउट रेशियो। पे आउट मीन्स कंपनी ने कितना पे कर दिया, कि कितनी उसको अर्निंग हुई और उसमें से उसने कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, उसे हम कहते हैं पे आउट रेशियो। इसका फॉर्मूला हो गया डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो हाई पे आउट रेशियो इज बेटर फॉर सच इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैक्सिमम डिविडेंड इन कैश। लो पे आउट रेशियो इज बेटर फॉर सच इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल गेन ओनली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम मार्केट में शेयर्स खरीदे हैं और हमें डिविडेंड मिलता है, तो लोग डिविडेंड को अगर प्रेफर करते हैं तो उनके लिए ये रेशियो अच्छी बात है। अब अगर वो शेयर्स, बहुत से इन्वेस्टर्स का काम होता है कि शेयर्स खरीदे फिर बेच दिए, शेयर खरीदे फिर बेच दिए, ज़्यादा रेट हुआ तो उसे हम कैपिटल गेंस कहते हैं। तब तो उन्हें डिविडेंड पर शेयर से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो इतने टाइम शेयर्स को अपने पास नहीं रोक कर रखते हैं। जब रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट प्राइस बढ़ जाती है शेयर्स की, तो वो उनको एकदम बेच देते हैं, और कैपिटल गेंस जो फ़ायदा होता है उसे हम कैपिटल गेंस कहा करते हैं। लेकिन जो बेचते नहीं हैं, कई सालों तक उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिटर्न मिलता रहे, कंपनी को प्रॉफिट होता रहे और उसमें से कुछ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में उनको मिलता रहे, तब ये रेशियो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो भी वही बात है कि मार्केट से हमने, क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से शेयर खरीदा है और हमें उस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल है टू असर्टेन द इफेक्टिव रिटर्न ऑन द अमाउंट दे इन्वेस्ट और इंटेंड टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। की मार्केट में हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा और हमें 5 रुपये शेयर पर डिविडेंड मिला, तो यानी कि 5% हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो हो गया। इसी तरह से डिविडेंड कवर होता है। डिविडेंड कवर मींस कि कंपनी को इतनी अर्निंग तो होनी चाहिए कि वो डिविडेंड आराम से पे कर सकें, जो भी वो प्रपोज करते हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर, कि अर्निंग्स कितनी है और उसमें से डिविडेंड कितना दिया, तो कितने गुना अर्निंग्स ज़्यादा हैं डिविडेंड से, ये डिविडेंड कवर से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताता है हमें? ये बताता है कि इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। सो दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द अर्निंग पर शेयर इज कवर्ड बाय इट्स मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस कितने गुना हैं अर्निंग्स के हिसाब से। अर्निंग तो होती है 5 रुपये शेयर, मार्केट में रेट चल रहा है 100 रुपये, तो यानी कि 20 गुना हो गया। अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है इस समय और अर्निंग हुई है 5 रुपये, तो यानी कि 20 गुना प्राइस अर्निंग माना जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस 20 गुना है। डैट इज़ नोन एज प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये कहाँ हेल्प करता है? इट हेल्प्स द इन्वेस्टर इन डिसाइडिंग वेदर टू बाई और नॉट टू बाई द शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर मार्केट प्राइस। भाई अगर कंपनी को लग रहा है कि, या शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि अर्निंग्स तो बहुत कम है, मार्केट में रेट ज़्यादा है शेयर के, तो फिर वो खरीदना पसंद नहीं करेगा इन्वेस्टर। लेकिन अर्निंग्स ज़्यादा हों और मार्केट में रेट शेयर के कम हों,
तब वो प्रेफर करता है, जो इन्वेस्टर होता है, शेयर्स को खरीदने के लिए। तो दिस रेशियो लार्जली डिपेंड्स ऑन द मार्केट फैक्टर्स, दैट इज़ वाई दिस रेशियो डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी विद इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर द सेम कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस रेशियो में बी यूज टू प्रेडिक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स एट सम फ्यूचर डेट। तो इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि आगे मार्केट प्राइस लगभग कितना रहेगा, कि भाई इतनी अर्निंग हो रही है और अर्निंग के हिसाब से मार्केट में शेयर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम ये क्वेश्चंस जो हमने अभी थ्योरी फॉर्मूलेज देखे हैं इनको हम आसानी से समझ सकें। तो जो अब हमने थ्योरी पार्ट देखा, फॉर्मूलेज देखे, अब उनको हम थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हम और आसानी से इनको फॉर्मूलेज को समझ सकें। पहला हमारा रेशियो है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दी गई है, इस टोटल सेल्स में से कुछ सेल्स वापस हो गई है, ग्राहकों ने वापस कर दिया है सामान, और जो गुड्स सोल्ड है उसकी कॉस्ट है 8 लाख रुपीज़। इसकी हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं दिया गया है, हमें सेल्स दी गई है। सेल्स दी गई है 10,60,000, लेकिन इसमें से ये वापस हो गई है। तो पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, इसका कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ कि सेल्स इतनी है, उसमें से उसकी कॉस्ट है 8 लाख रुपीज़। तो पहले हम देख लेते हैं, नेट सेल्स में से हम ये कॉस्ट माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इससे पहले हमें सेल्स भी चेक करनी है, नेट सेल्स कितनी है। नेट सेल्स अगर आप देखें तो टोटल सेल्स थी हमारी 10,60,000 रुपये, इसमें से 60,000 रुपये हमारे वापस हो गए हैं, तो हमारी एक्चुअल सेल्स बैठी है 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपीज़ की टोटल सेल्स हो गई, क्योंकि जो वापस कर दिया वो हमने इसमें से घटा दिया है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख नेट सेल्स आई है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8 लाख रुपए, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 2 लाख रुपए। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट अभी 2 लाख रुपए निकाला, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हो गई हमारी 10 लाख। क्योंकि ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं ये परसेंटेज में आते हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20% आंसर हमारा आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हो गया वो 20% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। इसमें देखिए अलग तरीका, अलग इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है। अब हमें देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कितनी, 25% प्रॉफिट होता है कॉस्ट पर। तो अगर हम ये एज्यूम करें लेट कॉस्ट इक्वल टू 100, तो प्रॉफिट कितना होता है 25%, यानी 25 रुपये। यानी कि हम कितने में सामान बेचते हैं फिर 125 में, यानी कि सेल्स बराबर हो गई 125। अब हमें क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल्स दी गई है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले कॉस्ट देख लेते हैं कि कितनी बैठेगी हमारी। कॉस्ट हमारी 100 है, सेल्स हमारी 125 है, यानी कि 125 की सेल के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट है या कॉस्ट है हमारी 100। एक की वैल्यू यूनिटरी मेथड कहते हैं इसे। एक की वैल्यू कितनी होगी 100/125। अब सेल्स हमें कितनी दी गई है 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख रुपए की कीमत कितनी होगी इसके हिसाब से कॉस्ट, तो 100/125 तो है ही, गुणा 6 लाख रुपए कर दी हमने, तो ये निकल कर आ जाएगा 4,80,000 रुपये। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी 4,80,000। अब कॉस्ट आ गई है, सेल्स हमें ऊपर दी हुई है 6 लाख रुपए, तो हम इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमारी 6 लाख गिवन है क्वेश्चन में,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने 4,80,000 निकाली, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने 1,20,000 निकाली, सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख इंटू 100, तो आंसर हमारा 20% आ जाएगा। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया हमारा 20%। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है परचेजेस दी गई हैं, क्रेडिट सेल्स दी गई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब दिया हुआ है, कैश सेल्स भी दे रखी है। अब हमें फिर वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अब हम समझ गए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि परचेजेस दी गई हैं, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, इन सब की हेल्प से हम पहले तो सेल्स पता लगाते हैं, टोटल कितनी सेल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए उधार वाली सेल्स दी गई है, क्रेडिट सेल्स। अब जो टोटल सेल्स होती है, ये समझने की बात है कि टोटल सेल्स में हमारी कैश सेल्स होती है और उधार बिक्री होती है, यानी कि नगद बिक्री और उधार बिक्री। तो कैश सेल्स दी गई है वो 20% है टोटल सेल्स का। जो टोटल सेल्स होगी उसका 20% कैश सेल्स है, तो जाहिर सी बात है कि कितना बचा, 80% हमारा क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। अब क्रेडिट सेल्स हमें 12,50,000 रुपया दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम कैश सेल्स और ये टोटल सेल्स हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्रेडिट सेल्स दी गई है 12,50,000, जो 80% की वैल्यू है, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स 12,50,000 यहाँ पे दी गई है। तो 80% की कीमत कितनी है, 12,50,000। तो हमें कितना निकालना है टोटल सेल्स, 100%, क्योंकि 20% इसमें नगद है। तो 80% की कीमत कितनी है, 12,50,000। एक की वैल्यू हो गई 12,50,000 बटे 80, और हमें कितने की निकालनी है, 100% पे कितनी होगी, तो 12,50,000 डिवाइड बाई 80 तो है, इंटू 100 कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 15,62,500 हमारी टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगी। जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15,62,500। तो ये हमारी अब टोटल सेल्स निकल कर आ गई, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए यहाँ पर टोटल सेल्स, यानी कि 15,62,500, तो ये आ गई। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बच जाएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, मटेरियल खरीदते हैं हम, और माइनस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक देखेंगे अगर आप अपने क्वेश्चन में, तो हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 2,40,000। परचेजेस भी दी गई हैं 14 लाख। तो इनको हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पे लगा लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें अभी बताया आपको 1,20,000 दिया हुआ है, परचेजेस 14 लाख दी गई हैं, तो ये टोटल हो गया 15,20,000, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 दी गया है, तो ये बच जाएगा 12,80,000 रुपये। 12,80,000 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अपने फार्मूले में लगा लेते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, ग्रॉस, ये तो कॉस्ट ऑफ, अभी तो चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमने अभी निकाली है टोटल 15,62,500, माइनस कॉस्ट भी निकाली हमने 12,80,000, तो इससे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 2,82,500। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं इसको, 2,82,500
500 परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो 18.08% आंसर हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक सवाल हम और कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, जिससे कि और हमें क्लियर हो जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। यहाँ पर भी देखिए वैसे दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस और वेजेस, सेल्स दे रखी है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है। इसलिए अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। पहले फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हम। अब पहले हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसके लिए अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, जो पुराने सिस्टम में चलता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो आसानी हो जाएगी। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसे एक लाइन होती है इधर, एक इधर, ये क्रेडिट साइड होती है, ये हमारी पर्टिकुलर्स इधर लिख देते थे, अमाउंट रुपीज़ में, और ये पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ में। ठीक है, अब हमें ओपनिंग स्टॉक हम इधर लिखते हैं हमेशा। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। सेल्स इधर आती है हमारी, बाई सेल्स। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 20,90,000 हमारा दिया हुआ है, लेकिन इतने में से 1 लाख रुपए वापस आ गए, सेल्स रिटर्न हो गई, कस्टमर्स ने सामान वापस कर दिया हमें, तो वो सेल्स माइनस हो जाएगी। सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपए, तो ये 19,90,000 रुपये हमारे की सेल्स बच गई। बाकी खर्चे हम लिख लेते हैं। परचेजेस करे हमने साल भर में 15,50,000 रुपये। सारे खर्चे इस तरफ आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, वेजेस हैं 1,30,000, कैरेज इनवर्ड माल ढुलाई का है जो सामान आया 12,000 रुपये। ये सब आने के बाद क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 दिया हुआ है एक सवाल में, देखेंगे आप 2,50,000 दिया गया, ये लिख लिया। इधर का अब हम टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 22,40,000 रुपये। वही टोटल इस तरफ लिखा जाता है, 22,40,000 रुपये हो गया, यही टोटल। अब इस टोटल में से ये सब आइटम माइनस कर देंगे, तो खर्चे माइनस कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये बैठेगा 3,98,000। इस 22,40,000 में से ये सब जोड़ के आप इतना हिस्सा ये माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 3,98,000। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। सेल्स हमें पता ही है 19,90,000 दी गई है, तो हम अपने फॉर्मूले में लगा सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे आप, तो अभी हमने निकाला 3,98,000। सेल्स हमने अभी 19,90,000 ही कैलकुलेट करी रखी है, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 हो गया हमारा आंसर। और इसे सॉल्व करेंगे आप तो लगभग 20% ही आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो फॉर्मूले में हमने थ्योरी में भी फॉर्मूलेज देखे थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए फिर हमें फॉर्मूले लिखेंगे। ये ऑपरेटिंग मीन्स ये खर्चों से संबंधित रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो बिजनेस में इससे संबंधित खर्चे हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग वाले, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। परसेंटेज में निकालते हैं तो इंटू 100 कर देंगे हम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। देखिए नेट सेल्स सिंपल है कि अगर कोई सामान वापस हुआ है तो वो हटा देते हैं टोटल सेल्स में से। सेल्स देखिए हमें दे रखी है 20,50,000 रुपये। इसमें से जो रिटर्न हो गया, जो सेल्स रिटर्न हो गई, वो हम घटा देंगे इसमें से 50,000 रुपये। तो 20 लाख रुपीज़
हमारी नेट सेल्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें अब क्या करना होगा, देखेंगे दी हुई है ये तो कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमें दिए हुए हैं, नेट सेल्स आ गई, तो हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख दी हुई है, 2 3 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए दिए गए हैं, नेट सेल्स हमने निकाली ली 20 लाख इंटू 100, तो ये 80% हमारा कैलकुलेशन आंसर निकल कर आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। सिंपल। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की हेल्प से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं, कि हमें ऑपरेटिंग रेशियो आंसर दे रखा है, उसकी हेल्प से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम निकाल सकते हैं, वो देखते हैं अब हम। अब देखिए ऑपरेटिंग रेशियो हमें दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला पता ही है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और इनटू 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमें निकालना दिया हुआ है क्वेश्चन में 75, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिए गए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया गया, नेट सेल्स हमें पता चल जाएगी। तो ऑपरेटिंग रेशियो में 75% दिया हुआ है, तो 75 लिख दिया परसेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 4,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं पता, वो तो हमें कैलकुलेट करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट का मतलब अगर कुछ वापस हो गए हैं तो वो हम घटा देंगे। टोटल सेल्स है 6,20,000 रुपये की, इसमें से सामान वापस कर दिया कस्टमर्स ने 20,000 रुपये का, और इंटू 100 तो फॉर्मूले में होता ही है। तो अगर आप देखेंगे तो 75% इक्वल टू 4,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। इसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग मिसिंग वैल्यू निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हो जाएगा हमारा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन करने पर आएगा 6 लाख इंटू 75% इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमें 4,20,000 दिया गया है। या इसको हम थोड़ा और आसान कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसको हम अलग लिख लेते हैं, 4,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये 100 से मल्टीप्लाई है, और इसको इधर ले लेते हैं 75% मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू 75 इंटू 6 लाख, ये 100 नीचे आ गया, इससे ये 2 0 हमारी ये कट गई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा बचा कितना, 75% निकालेंगे 6,000 का, 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये हो गया इक्वल टू, ये इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 4,20,000। जब साइड चेंज करते हैं तो साइन भी बदल जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4,50,000 माइनस 4,20,000, तो ये बच गया हमारा 30,000। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अब ग्रॉस प्रॉफिट देखा तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो भी इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते थे सेल्स में से और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता था। नेट प्रॉफिट
निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जब आ गया उसमें से और बाकी जो खर्चे हैं, जैसे ब्याज दिया हमने, मशीनों पर डेप्रिसिएशन लग गया, सैलरीज बांटी, बहुत सारे और खर्चे होते हैं, उनको घटाने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का भी परसेंटेज हम यहाँ पर चेक करेंगे कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आता है वो सब खर्चे देने के बाद आता है, इसका मतलब जो आफ्टर टैक्स वगैरह सब सरकार को टैक्स वगैरह देना, वो सब देने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा, और अपन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखना है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है 3,60,000, ये बिफोर टैक्स है। अगर इसमें 30% टैक्स है तो इसका 30% हम टैक्स घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो अगर हम पहले निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है 3,60,000, इसमें से हम ये टैक्स माइनस कर देते हैं 30%। 30% कैसे निकालते हैं? 30 गुणा 3,60,000 का बटे 100 हम कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1,08,000 रुपये। अब इसमें से माइनस कर दिया तो ये बचा 2,52,000। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें देखना है नेट सेल्स। नेट सेल्स का भी कई बार हम निकाल चुके हैं। अब तो जो टोटल सेल्स हमें दी गई है 13,50,000 रुपये, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 90,000 रुपीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 12,60,000 रुपीज़। सब आ गया। अब हम नेट प्रॉफिट अपना रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 2,52,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 12,60,000 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20% निकल कर आ जाएगा। सिंपल, इस तरह से हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो का। यहाँ पर देखिए कैश सेल्स हमें दी गई है 5 लाख रुपए, क्रेडिट सेल्स है 80%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का 18% है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें। अब हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको हम? अब देखिए, फिर मैंने पहले भी बताया था आपको, जो सेल्स होती है हमारी टोटल, उसमें कैश सेल्स होती है और क्रेडिट सेल्स होती है। कैश सेल्स हमें बता रखी है 5 लाख रुपए, ये नहीं पता, लेकिन क्रेडिट सेल्स जो है वो 80% है, ये 80% है। जब ये 80% है तो ये कितनी होगी 20%, क्योंकि कंप्लीट तो 100% होता है। तो 20% की कीमत कितनी है 5 लाख, तो 80% की कितनी होगी, या टोटल 100%, ये तो 100% हो जाएगा, तो 100% सेल्स कितनी होगी। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि 20% कैश सेल्स जो है वो कितने के बराबर है 5 लाख के बराबर। तो एक की वैल्यू हो गई 5 लाख अपॉन 20, और 100% सेल कितनी हो जाएगी, 100% सेल्स हम एज्यूम करें तो 5 लाख अपॉन 20 इंटू 100, तो ये हो गई हमारी 25 लाख रुपीज़ हमारी टोटल सेल्स आ गई निकल कर। ये हो गई हमारी टोटल सेल्स। अब हमें सेल्स पता चल गई। अब हमें और क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए, अब ग्रॉस प्रॉफिट है हमें 18%, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 18% है। 18% किसका, सेल्स का, तो 18% ऑफ सेल्स। तो 18% सेल्स कितनी है 25 लाख अभी हमने निकाली, अपॉन 100 कर देंगे, परसेंटेज है तो अपॉन 100 कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 4,50,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया निकल कर, तो ये हमारी हो गई ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 4,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मैंने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे और कुछ खर्चे होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं। तो बाकी देखिए हमारे खर्चे दिए गए हैं
75,000 के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने तक होते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट खर्चे आ गए, वो है 75। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आया निकल कर, उसमें से खर्चे और माइनस कर दें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट अभी 4,50,000 कैलकुलेट करा हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000 रुपीज़ हैं, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 3,75,000 रुपीज़। अब नेट प्रॉफिट भी आ गया, टोटल सेल्स भी हमारी आ गई, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी कि एनपी रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है हमें, डिवाइडेड बाई सेल्स लेनी है, नेट सेल्स ही कहते हैं, इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी हमने निकाला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, टैक्स का रेट तो नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला वही 3,75,000 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे नेट सेल्स, नेट सेल्स कहाँ गई, 25 लाख रुपए है ये, इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 15% आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी हमने देखा था थ्योरेटिकल पार्ट में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमें। रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कि जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई है उस पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी हो सकती है, चाहे उधार की कैपिटल लगाई हो, चाहे अपनी कैपिटल लगाई हो, टोटल पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या है जो अभी हमने पीछे देखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज और टैक्स देने से पहले, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और परसेंटेज में है तो इनटू 100 हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि रिटर्न्स हम परसेंटेज में ही निकालते हैं। इसके बाद अब हम देखिए नेट प्रॉफिट हमें चेक करना है। अब हमें यहाँ पे देखिए प्रॉफिट देखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमें आफ्टर टैक्स लेना है, लेकिन हमें लेना है बिफोर टैक्स, दिया हुआ है आफ्टर, और टैक्स कितना कटता है ये 50%। तो 50% टैक्स कटने के बाद 2,50,000 रुपये का प्रॉफिट बचा। तो अगर 50% नहीं कटता तो इसका दुगना हो जाता, भाई आधा कट गया 50%, तो आधा कटने के बाद 2.5 लाख रुपए हैं। तो अगर नहीं कटता तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होता, 5 लाख रुपए होता, क्योंकि दुगना हो जाता इससे। तो हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट, और उसमें से ब्याज भी कट गया होगा क्योंकि हमें बिफोर इंटरेस्ट भी लेना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे, ये हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आफ्टर इंटरेस्ट, ये आफ्टर टैक्स है, तो इसमें टैक्स कट गया, तो यानी कि ब्याज भी कट गया होगा, सब कुछ कट गया है इसमें। तो पहले तो हम इसमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट लगाया है हमने, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये कितना दिया हुआ है ये देखना है हमें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,50,000। समझने की बात है यहाँ पे, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसमें हमने टैक्स वापस जोड़ लिया, यानी कि प्लस 50% हमें वापस जोड़ना है। तो देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 2,50,000 है, ये 50% की कीमत है, तो 100 की कितनी होगी, 5 लाख रुपए, जो मैंने आपको बताया था पहले कि 5 लाख हमारा बिफोर टैक्स हो जाएगा। इसमें वापस क्योंकि हमें सब कुछ बिफोर इंटरेस्ट चाहिए,
तो हमें वापस ब्याज भी जोड़ना है। इंटरेस्ट किस पे लगता है? 10% डिबेंचर्स हैं हमारे पास। देखिए 10% डिबेंचर्स हैं 17,50,000 के, तो इस पर 10% ब्याज देना पड़ता है। ये जो परसेंटेज होती है ये ब्याज होता है कि डिबेंचर्स पे प्रति वर्ष हमें 10% हमें इस पर ब्याज देना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, जिन्होंने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करा है या डिबेंचर्स के माध्यम से कंपनी में पैसा लगाया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? डिबेंचर्स हैं 17,50,000 रुपये के, इंटू 10%, 10/100, तो 1,75,000 रुपये का ब्याज निकल कर आया। तो टोटल हो गया 6,75,000। ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 6,75,000 रुपीज़ हमारा निकल कर आ गया। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें क्या करना है? पहला पार्ट आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस वाली लाइन की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो कैलकुलेट करना है। कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ है आप देखिए। आप करंट एसिड्स जो चालू संपत्तियाँ होती हैं 2,20,00,000 रुपये लगे हुए हैं। फिक्स्ड एसेट स्थिर हैं संपत्तियाँ हमारी। फिक्स्ड एसेट्स 12,50,000 हैं। इसमें से ये डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब इनकी वैल्यू कम होती रहती है। डिबेंचर्स 17,50,000 रुपये के लगे हुए हैं। लाइबिलिटीज़ हमने उधार ले रखा है, ये इसमें से कम हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं। देखिए फिक्स्ड एसेट्स से पहला फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे पास 12,50,000 रुपये के। इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, वैल्यू जो कम हो जाती है 2,50,000 रुपये दिए हुए थे सवाल में। तो ये हमारे पास 10 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स हमें दिए गए हैं। करंट एसेट्स हैं 20 लाख रुपए के, यहाँ पे दिए हुए हैं ये 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए हम ये और जोड़ लेते हैं। टोटल हो गए संपत्तियाँ 30 लाख रुपया माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमें दी गई थी 7,50,000 रुपये, तो इसको हम घटा देंगे। तो 2,25,000 रुपये हमारी क्या आ गया निकल कर? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। 30 लाख है तो 22,50,000 रुपये माना जाएगा। 22,50,000 रुपये अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी हमने निकाला 6,75,000, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 6,75,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने भी निकाला 22,50,000 रुपये इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 30% निकल कर आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला हो गया फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस करंट लाइबिलिटीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन नाउ देखते हैं। यहाँ पर हमें रेशियोज निकालते हैं शेयर्स के बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, पे आउट रेशियो, ये भी हमने अभी थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था। तो इसके हिसाब से हमें ये फॉर्मूले लगाकर सीखना है। कैसे निकालेंगे देखिए। पर शेयर, एक शेयर पे हमें कितनी अर्निंग होती है। अब देखिए हमें सवाल में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें 25 लाख रुपए दिए गए हैं सवाल में। 25 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स। रेट ऑफ टैक्स 50% है। हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं 15%। इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो ये हो गए 40 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास 8% हम उन्हें ब्याज वो प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। ये हमें दिए हुए हैं 12,50,000 के।
अब इनकी हेल्प से हमें ये सब चीज़ें निकालनी हैं। पहला पॉइंट हम देखिए निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए EPS, इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स मिलेगी वो अर्निंग्स देखेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब अर्निंग्स निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अर्निंग्स कितनी है हमारे पास? प्रॉफिट है 25 लाख रुपए, बिफोर टैक्स है। हमें तो अर्निंग्स जब बटेगी तो वो सब खर्चे निकालने के बाद बतेगी, गवर्नमेंट को जो टैक्स जाना है उसे देने के बाद इनकम टैक्स वगैरह सब चला जाएगा। तो अब हमें देखिए कैसे निकालेंगे, ये वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कितना? 25 लाख रुपए ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें से हम टैक्स माइनस कर लेते हैं इसका 50%। तो 50% कैसे निकालेंगे? 50 गुणा 25 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 12,50,000 रुपये। तो हमारे पास बैलेंस बचा 12,50,000। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर टैक्स देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स को हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने प्रतिशत है? 12,50,000 की कैपिटल है, उस पर हमें 8% डिविडेंड देना होता है। ये 8% जो होता है डिविडेंड का रेट होता है। अब हम 8% निकाल लेते हैं। 8 गुणा 12,50,000 रुपये डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 1,00,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। अब 12,50,000 में से 1,00,000 रुपये ये कम हो गए, अब 11,50,000 रुपये का प्रॉफिट बच गया। ये जो प्रॉफिट बचा ये सब इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड सब देने के बाद बचा है, यानी कि अब ये बच गया हमारा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना भी निकाला हमने? 11,50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सवाल में दिए गए हैं 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये से हमने ये भाग कर दिया। एक शेयर पर अर्निंग आ गई 28 रुपये 75 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो गया अर्निंग पर शेयर। अब हम दूसरा पॉइंट देखना है डिविडेंड पर शेयर। हमने डिविडेंड कितना देना है शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर्स पे हमें कितने प्रतिशत डिविडेंड देना है? तो सवाल में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड है 15%। ये जो 15% हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रपोज करा है देना है, वो हम अपने शेयर होल्डर जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल जो है, इस पर 15% हम देते हैं। तो पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं कि कितना बैठेगा। तो पहले हम डिविडेंड निकाल लेते हैं। इक्विटी डिविडेंड हमें कितना बटेगा देने के लिए? बांटना है 15% निकालना है। 15% ऑफ 40 लाख बटे 100 करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 61, 2, 3, 4, 6 लाख रुपए हमारा ये डिविडेंड निकल कर आ गया। अब हम अपना फॉर्मूले में लगा लेते हैं डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड बनेगा? डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर कितना निकलेगा? ये डिविडेंड जो आया फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो डिविडेंड अभी हमने 6 लाख निकाला। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 40,000 शेयर्स हमारे ये। तो 40,000 से हम इसको भाग कर देंगे तो 15 रुपये निकल कर आएगा। सेकंड पॉइंट, इससे हम इक्विटी डिविडेंड सेकंड पॉइंट निकल गया। अब हम निकालेंगे थर्ड पॉइंट, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो थर्ड पॉइंट
पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, कि टोटल जितनी कंपनी को अर्निंग होती है उसमें से हम कितना पे कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, रेशियो है इसलिए। तो डिविडेंड पर शेयर जो है वो अभी हमने पिछले सवाल में देखा था, देखें आप कि 15 रुपये निकाला डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर निकाला 28 रुपये 75 पैसे। तो इससे हम इसको भाग कर देंगे, डिविडेंड पर शेयर 15 रुपये 28 रुपये 75 पैसे गुणा 100, तो ये लगभग 52.2% आएगा निकल कर, अप्रॉक्सीमेटली है लगभग, यानी कि हम टोटल अर्निंग जो कंपनी को पूरी आय होती है उसका 52.2% हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हैं। चौथा पॉइंट है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस यानी कि जब हम बाजार से हम जब शेयर्स खरीदते हैं तो हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स जो शेयर्स खरीदते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते हैं, तो वो जो पैसा लगा रहे हैं वो मार्केट के रेट के हिसाब से लगाते हैं। अब उस मार्केट के हिसाब से हमें डिविडेंड कितना मिलेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितने प्रतिशत जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका कितना प्रतिशत हमें डिविडेंड के फॉर्म में आय हो रही है। तो डिविडेंड पर शेयर अभी हमने 15 रुपये निकाल ही रखा है। मार्केट प्राइस हमें चेक करनी है कितनी है, मान लीजिए सवाल में हमें दिया हुआ है मार्केट प्राइस पर शेयर, ये 200 रुपये हमें मान लीजिए दी गई है, 200 रुपये दी गई है, तो हम 200 से यहाँ पर भाग कर देंगे और गुणा 100 करेंगे, तो हमारा 7.5% आ जाएगा निकल कर कि अगर कोई 200 रुपये का एक शेयर मार्केट से खरीद रहा है उसे 15 रुपये की आय हो रही है डिविडेंड के द्वारा, तो यानी कि लगभग 7.5% उसको आय हो गई, डिविडेंड उसको मिल गया उसके निवेश पर। पांचवा पॉइंट है पे आउट प्राइस अर्निंग रेशियो। पांचवा पॉइंट है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है हमारा MPS अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी कि मार्केट प्राइस कितनी है और हमें अर्निंग कितनी होती है उसका हम रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस तो 200 रुपये है ही और अर्निंग पर शेयर हमने पहले प्रश्न में निकाला था, यहाँ पे भी हमने लिखा था 28 रुपये 75 पैसे, तो ये 6.96 टाइम्स आ गया कि जितनी कंपनी को अर्निंग्स होती है उससे कितने गुना मार्केट में उसका रेट शेयर का चल रहा है, तो वो आया 6.96। इस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।